नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 24 सितंबर और 24 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, जो कि आपका फर्स्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में आपके 25 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जितना रियल प्रश्न हो सकते थे 100% रियल मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। जिनका सीजीएल का एग्ज़ाम आगे शिफ्टों में है या एमटीएस का एग्ज़ाम है, उनके लिए वीडियो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया था कि विच कंट्री विल होस्ट द 2031 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप, यानी कि 2031 का जो ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है उसको कौन सा कंट्री आपका होस्ट करेगा। जिसका राइट आंसर था आपका इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया भी करेगा और बांग्लादेश दोनों का संयुक्त मेजबानी है। इसके अलावा कुछ आईसीसी का इवेंट है जो कि आपका जारी किया गया था, वहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा 2024 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है आपका यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में होस्ट किया गया, जिसका विजेता अपना देश भारत बना। इसके अलावा 2025 का जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, यह आपका पाकिस्तान में किया जाना है। 2026 का जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है, यह आपका इंडिया और श्रीलंका के संयुक्त मेजबानी में किया जाना है। 2027 का जो आईसीसी मेंस जो ओडीआई वर्ल्ड कप है, वो आपका साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामिबिया के संयुक्त मेजबानी में किया जाना है। 2028 का जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा किया जाना है। 2029 का जो आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी है वो आपका इंडिया में किया जाना है। और 2030 का जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है वो आपका इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में किया जाना है। और 2031 का जो आईसीसी मेंस 15 ओवर वर्ल्ड कप यानी वनडे, वो आपका इंडिया बांग्लादेश से आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों आपका मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट एक ऐसा चीज़ है जो कि लोग लगा के जाते हैं, वो लोग आपका बेनिफिट में रहते हैं। जो लोग लगा के नहीं जाते हैं वो लोग कहीं ना कहीं उन लोगों से पीछे हो जाते हैं जो लोग मॉक टेस्ट लगा के जाते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है अभी तक के मार्केट में फ्रेंड्स, वो है आपका टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है उम्मीद की किरण सेल के नाम से। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस करते हैं तो ये दोस्तों आपको मात्र 608 रुपये में मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको 13% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना पूरा रिफंड भी ले पाते हैं। टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 850 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलता है। साथ में 17,000 प्लस PYP भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपका SSC के एग्ज़ाम के तो रहेंगे ही रहेंगे। साथ में अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या डिफेंस की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन सभी एग्ज़ाम का जो मॉक टेस्ट और PYQ है आपको मात्र 608 में जो ईयरली का टेस्ट आप पास प्रो परचेस करते हैं वो सभी पास आपको इसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो 1 साल के लिए वैलिडिटी रहेगा, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो पूछा गया कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है। तो भारत का जो सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है वो दोस्तों आपका भारत का महान्यायवादी होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका महान्यायवादी होगा। और अनुच्छेद जो 76 है वो आपका महान्यायवादी से ही संबंधित है। इसकी जो नियुक्ति है आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करने के लिए योग्य होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका जो महान्यायवादी का जो कार्यकाल है संविधान के द्वारा निर्धारित नहीं है और इसका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जब भी चाहेगा जब महान्यायवादी को उसके पद से हटा देगा। इसके अलावा राष्ट्रपति जो अपना पद से इस्तीफा देता है और किसे देता है तो राष्ट्रपति को सौंपता है, तो ये भी चीज़ है। इसके अलावा जो महान्यायवादी होता है संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद में किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, जिसका सदस्य नामित किया जा सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा जिसमें आपका केंद्र सरकार का ये जो आपका सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, उसी प्रकार राज्य में भी आपका एक सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जो कि महाधिवक्ता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल स्टेट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका आर्टिकल 54 होगा। आर्टिकल जो 54 है एक राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो संसद का जो 2 सदन है राज्यसभा और
लोकसभा, वहाँ के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। साथ में राज्यों का जो विधानसभा होता है, राज्यों में विधानसभा होते हैं, उनमें भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। साथ में विधान मंडल का 2 सदन होता है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो विधान परिषद का कोई भी सदस्य चाहे मनोनीत हो या आपका निर्वाचित, वो आपका भाग नहीं लेता है, ठीक है। विधान जो परिषद है मात्र 6 ही राज्य में है, इसलिए नहीं भाग लेता है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति संबंधी अनुच्छेद की बात करते हैं तो भाग 5 में संघ की व्याख्या किया गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति संबंधी अनुच्छेद आपका 52 से 62 तक है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कि संघ की जो कार्यकारी शक्ति होगी राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 आपका राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित है। 55 आपका राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका से है। 56 आपका राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल से है। 57 आपका पुनर्निर्वाचन की पात्रता से है। 58 आपका राष्ट्रपति के चुनाव के योग्यता से संबंधित है। 59 आपका राष्ट्रपति के कार्यालयों की शर्त के बारे में बताता है। 60 आपका शपथ के बारे में है। 61 आपका महाभियोग के बारे में है। 62 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पद की रिक्ता भरने के लिए चुनाव का समय और आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद के कार्यकाल निर्धारित करता है, उससे संबंधित है, ठीक है। तो ये पूछा गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, टडोबा जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, यानी कि वेयर इज द टडोबा नेशनल पार्क सिचुएटेड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका महाराष्ट्र होगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र में आपका टडोबा जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके अलावा महावीर हरियाणा वन स्तरीय राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो तेलंगाना में है। सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान आपका हिमाचल प्रदेश में है। मुकर्ती राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो तमिलनाडु में है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बाईसाइकिल जो किक है आपका किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो बाईसाइकिल किक की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। बाईसाइकिल या साइकिल किक फुटबॉल से जुड़ी एक तकनीक है। साइकिल किक एक फुटबॉल का उन्नत कौशल है। इसके अलावा साइकिल किक को करने वाले खिलाड़ी का शरीर जमीन से ऊंचा होता है और वो ऊपर की ओर झुका होता है। इसके अलावा साइकिल किक से गेंद को ज़्यादा तेज़ी से गोल की ओर भेजा जा सकता है और साइकिल किक को करने के लिए ज़्यादा सजगता वाले गोलकीपर ही गेंद को रोक सकता है। इसके अलावा एक आपका बनाना किक है, ठीक है। बनाना किक की बात करेंगे तो बनाना किक भी दोस्तों आपका फुटबॉल से ही संबंधित है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि महेंद्र वर्मन प्रथम जो है किस राजवंश से संबंधित है, ठीक है, जो जिसने पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, ठीक है। जो महेंद्र जो वर्मन प्रथम है उसको पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा है जो कि आपका हराया गया था, वो आपका पल्लव वंश का था, ठीक है। तो पल्लव वंश का राइट आंसर होगा। इसके अलावा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। इसके अलावा पल्लूर की लड़ाई चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के बीच पुल्लूर या पुल्लूर शहर में लगभग 618-19 में लड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा महेंद्र वर्मन प्रथम की बात करेंगे तो पल्लव राजा था, इसके बारे में बात आप लोग कर लिए हैं। और पल्लव जो वंश था वर्तमान में भारत के आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग और वर्तमान तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों पर शासन किया था। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं तो ये आपका चालुक्य वंश का राजा था, ठीक है। इसके अलावा नरसिंह वर्मन प्रथम की बात करेंगे तो ये भी आपका पल्लव वंश का ही शासक था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। और ये जो महेंद्र वर्मन प्रथम है आपका महेंद्र वर्मन प्रथम का ही बेटा था आपका नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका कौन थी या शासक कौन था, यानी कि हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, सॉरी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर आपका रजिया सुल्तान होगा। रजिया सुल्तान की बात करते हैं तो भारत की पहली और आखिरी महिला सल्तनत थी। उसने 1236 के अंत से लेकर 1240 के अंत तक दिल्ली पर शासन किया था। यानी कि अगर आपसे प्रश्न ये पूछा गया हो कि रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी तो 1236 होगा और इसका मृत्यु 1240 में हो जाता है, ठीक है। ऐसा करने वाली एकमात्र महिला थी। उन्होंने शासन पर कब्जा करने के लिए सभी बाधाओं को खारिज किया था, जिसमें उन्होंने लिंग और उसके दास वंश पर संघर्ष का सामना करना भी शामिल था। इसके अलावा 5 मामलुक वंश था, ठीक है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा। सॉरी, ये जो रजिया सुल्तान है वो आपका 5वां मामलुक वंश था, यानी कि जिसे गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। ये जो है इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है, इल्तुतमिश की। अगला है कि अखिल भारतीय किसान सभा पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर आपका सजानंद सरस्वती होगा। अखिल भारतीय जो किसान सभा है 1936 में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सजानंद सरस्वती के द्वारा एक गठित आपका किसान आंदोलन था, ठीक है। इसके अलावा सजानंद जो सरस्वती है 1929 में बिहार में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने और किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच देने के लिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना इन्होंने ही किया था, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन आपका मीठे पानी की झील नहीं है, ये पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन को छांटना था। तो मीठे पानी की झील की बात करेंगे तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपका तो वुल्लर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर के बांदीपारा में स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा मीठे पानी की झील है आपका बहुत सारे हैं, जैसा डल झील हो गया, ये भी जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है और लोकटक झील में ही आपका तैरता हुआ आपका द्वीप स्थित है। नैनीताल झील उत्तराखंड में है। भीमताल आपका उत्तराखंड में है। पुष्कर आपका राजस्थान में है। तो ये सभी क्या है आपका मीठे पानी की झील है, ठीक है। अगला जो है कि अमजद अली खां को है
2001 में कौन सा पुरस्कार है जो कि दिया गया था। ठीक है, तो अमजद अली खां की बात करेंगे तो अमजद अली खां को फ्रेंड्स 2001 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमजद अली खां एक सरोद वादक है जो कि भारत सरकार के द्वारा 1991 में इन्हें पद्म भूषण, 2001 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। इनका संबंध जो है आपका दिल्ली से है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। 1991 में आपका पद्म भूषण दिया गया था, 1975 में पद्मश्री दिया गया था, 2001 में पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, बाकी 1989 में तानसेन पुरस्कार भी, 1989 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, अगला जो है कि महानदी डेल्टा पर कौन सा नेशनल वाटरवे है, तो इसका राइट आंसर होगा नेशनल वाटरवे 5। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो 5 है वो दोस्तों आपका कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा में स्थित है। और ये जो है ब्राह्मणी नदी पर तालचेर से धामरा तक 265 किलोमीटर की दूरी शामिल है, जिसमें खरसुआ धामरा नदी प्रणाली 217 किलोमीटर की पूर्वी तट नहर का जियो खली चरबतिया खंड मताई नदी का चरबतिया धामरा खंड शामिल है और 40 किलोमीटर और महानदी डेल्टा का मंगलगाड़ी पारादीप खंड 101 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, बाकी प्रमुख कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग को देखें तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करते हैं तो प्रयागराज से हल्दिया तक है, गंगा भागीरथी और हुगली नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो कि सदिया से धुबरी तक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोलम से कोट्टापुरम तक है, पश्चिमी तट नहर पर और चंपकारा नहर पर स्थित है। जलमार्ग 4 की बात करेंगे तो काकीनाडा और पुडुचेरी तक बंकिंगम नहर पर स्थित है। जलमार्ग 5 की बात करेंगे तो तलचर से लेकर धामरा तक ब्रह्मणी नदी पर है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला जो है कि अगर आप किसी को कुछ करने से रोक रहे हैं तो वो कौन सा मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन हो रहा है, इस प्रकार का भी कोई प्रश्न आपके एग्जाम में है जो कि पूछा गया था। हालांकि प्रश्न का लैंग्वेज कुछ क्लियर नहीं है, बाकी में भी इसका जो राइट आंसर हो सकता है अनुच्छेद 51 का सब क्लोज ई इसका राइट आंसर होगा, जो कि बताता है कि भारत के सभी लोगों के बीच भाषाई, क्षेत्रीय, अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना, आपका ये शायद हो सकता है। ठीक है, बाकी 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य में अनुच्छेद 51 सब क्लोज ए जो कहता है आपका संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। 51 ए का सब क्लोज बी कहता है उन महान आदर्शों को संजोना, उनका पालन करना जो हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित किया है। 51 सी आपका भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने, उसकी रक्षा करना। डी की बात करेंगे तो देश की रक्षा करना, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, ये हम लोग देख लिए। एफ की बात करते हैं तो हमारे मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना, उसका संरक्षण करना। 51 ए का सब क्लोज जी है जो कि वनों, झीलों, नदियों और वन जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना, उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव रखना। 51 ए का सब क्लोज एच जो है वैज्ञानिक सोच, मानवतावादी जांच और सुधार की भावना विकसित करना। 51 ए का सब क्लोज आई सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना। जे की बात करेंगे तो व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास उपलब्धि के लिए उच्च स्तर तक पहुँचे। और सब क्लोज जो के है माता पिता या अभिभावक अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य दिया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच जो कि 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। बाकी जो है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था ऊपर का 10। अगला है कि दूध से दही जमना कैसा परिवर्तन है, तो इसका राइट आंसर आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान अभिकारकों यानी कि मूल पदार्थ के उत्पादों के अणुओं का निर्माण करते हैं जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो नए पदार्थ बनाने के लिए रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं या आमतौर पर अपरिवर्तनीय होते हैं, या अगर आप एक बार दूध से दही बन गया तो आप दही से दूध नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए एलपीजी, पेट्रोल आदि जैसे ईंधन का जलना, दूध का फटना, लोहे में जंग लगना। एक होता है भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज। इसकी बात करते हैं तो भौतिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ अपने भौतिक गुणों में परिवर्तन से गुजरते हैं और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये परिवर्तनीय होता है। ठीक है, यानी अगर मोम का पिघलना यानी कि मोम पिघल रहा है तो फिर से वापस आप इसको मोम बना सकते हैं। जल का जमना, अगर जल बर्फ़ में जम जाता है तो बर्फ़ फिर आप पानी बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। चीनी मिलाना की बात करेंगे तो ये भी एक आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध में चीनी घुलने के बाद इसे गुण नहीं बदलते, ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। दूध से दही जमना रासायनिक है, दूध से पनीर भी आपका एक रासायनिक है। इसके अलावा दूध से दही लस्सी ये आपका एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनंद का त्यौहार है जो असमिया नववर्ष और वसंत की शुरुआत का अग्रदूत है, तो इसका राइट आंसर आपका बोहाग बिहू होगा। बोहाग बिहू जिसे हम लोग रोंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं, खुशी का त्यौहार है और वसंत की शुरुआत और असमिया नववर्ष का प्रतीक है। और असम अपनी महत्वपूर्ण छुट्टियों के रूप में बिहू, बैसागु, अलीलियांग, बैको, रोंगकर, रजनी गबरा मनाता है। बोहागी बिहू, जोनबिल मेला, अबुबासी मेला और अन्य में हरिणी गबारा भी शामिल है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। कल पूछा गया था काटी बिहू के बारे में, तो असम में 3 साल में 3 बार आपका बिहू मनाया जाता है। ठीक है, एक आपका माघ बिहू हो गया, फिर आपका काटी बिहू हो गया, रोंगाली बिहू हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इसके अलावा भी और क्वेश्चन है, उसको हम लोग एक बार देखने का प्रयास करें कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से और क्वेश्चन पूछे गए थे।
एक आपका कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो कि आपका तमिलनाडु स्टेट की कम्युनिटी अमेंडमेंट से था। हालांकि क्वेश्चन का जो रूप है वो ज़्यादा नहीं पता चल पाया है कि आपका जो भाषा क्या पूछा गया था। साथ में क्वेश्चन आपका डेंसिटी पॉपुलेशन से था कि कौन से स्टेट की ज़्यादा है। ठीक है, तो डेंसिटी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तो आपका बिहार का है स्टेट में। अगर आपका यूटी प्लस स्टेट पूछता है तो इसका राइट आंसर आपका दिल्ली होगा। लेकिन आपका सबसे कम पूछता है कि सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। बाकी आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। तो अभी आपका इतना ही क्वेश्चन जो कि मिला है, बाकी और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो हम उसको आपको PDF में शामिल कर देंगे। PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे हर दिन की तरह आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।